तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि नान को इतनी ज़्यादा एम्प्रर की वाई को एब्जॉर्व करता हुआ देखकर जो एम्प्रर होता है उसके भी सीने में दर्द होने लगता है और वो अपनी मन में सोचता है कि अगर ये इतनी ज़्यादा एम्प्रर की वाई को एब्जॉर्व करेगा तो दोबारा से सील के अंदर एम्प्रर की वाई डालने के लिए मुझे लगता है कि पता नहीं कितनी ज़्यादा एलिक्सर जो है वो बर्बाद होगी। और उसके इतना बोलते ही हम किन्नान को देखते हैं जो कि मार्शल हाइनेस रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। और वो मार्शल हाइनेस रियलम पर ब्रेक थ्रू करने के बाद अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी आसानी से मार्शल हाइनेस रियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। और इतना सोचते के साथ ही एकदम से किन्नान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट ये तो किलिंग हो रहा है। और गिन्नान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक असीसियन जो होता है वो सीधे जो थर्ड प्रिंस होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये तो असीसियन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम उस बंदे को देखते हैं जो कि सीधे थर्ड प्रिंस के ऊपर अपने नाइफ से अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी जो किन्नान होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि थर्ड प्रिंस संभल कर। लेकिन जो कि नान होता है वो समझ जाता है कि वो सही टाइम तक थर्ड प्रिंस जो है उसे नहीं बचा पाएगा। इसीलिए जो कि नान होता है वो वहाँ पर अपना जो लेफ्ट आर्म होता है गॉड ऑफ वार का उसका यूज करता है, जिस कारण हमें उस जगह पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन अब इस चीज़ को देखकर जो एम्परर होता है वो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है। और वो गुस्से में अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। और अब एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो कमांडर जू और जो वाइट टाइगर होता है वे दोनों भी अपने अटैक को जो असेसियन होता है उसके ऊपर कर देते हैं। और उन तीनों के अटैक के कारण हम देखते हैं कि जो असेसियन होता है वो वहीं पर ही मारा जाता है। जिसके बाद अब एम्परर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी इम्पेरल गार्ड जो है वो यहाँ पर मेरे ऑर्डर को सुनो, चारों तरफ फैल जाओ और पता लगाओ कि आखिर ये किसने करने की कोशिश की है और जिसके ऊपर भी शक हो उसे यहीं पर ही ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही जो सभी इम्पेरल गार्ड होते हैं वो भी ओके और मेजेस्टी बोल देते हैं। और अब अपने प्लान को फेल होता हुआ देखकर जो वाइट टाइगर होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस बास्टर्ड वन किंग ने दोबारा से मेरा प्लान जो था वो ख़राब कर दिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू किन्नान के ऊपर आ जाता है जो कि अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इस बास्टर्ड के पास में यहाँ पर पॉइजन डीगर होगा। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे पास में यहाँ पर एम्परर क्यों आई है जिससे कि यहाँ पर मेरी इंजरी जो है वो इतनी जल्दी रिकवर हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कमांडर जू को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि जो फैंग यून है वो मेरा डिसाइपल है, इसीलिए मैं अब उसे और ज़्यादा गलत चीज़ें जो है वो यहाँ पर करने नहीं दे सकता। और इतना सोचते के साथ ही जो कमांडर जो होता है वो चिल्लाते हुए फैंग यून से बोलता है कि फैंग यून वाइट टाइगर के ऊपर बिल्कुल भी यकीन मत करो, वो तुम्हारा यहाँ पर बस यूज कर रहा है। जो सुनते के साथ ही फैंग यून जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि कमांडर जो यहाँ पर प्रिटेंड करना बंद करो, अगर तुम मुझे यहाँ पर अपने सक्सेसर की तरह यहाँ पर ट्रीट किया करते थे तो फिर आखिर तुमने मुझे जो इमोर्टल फियोनिक्स टेक्निक थी वो क्यों नहीं सिखाई। तुमने मुझसे कहा था कि अगर तुम मुझे ये टेक्निक सिखाओगे तो इससे यहाँ पर मेरी मौत भी हो सकती है, तो फिर आखिर तुमने ये डवान किंग को क्यों सिखाई, और अगर डवान किंग को सिखाई तो वो अभी तक मरा क्यों नहीं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर जो होता है वो आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है अब एम्परर की ब्लेसिंग लेने का टाइम आ चुका है और आगे का चार्ज जो है वो फैंग यून संभालेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो फैंग यून होता है वो भी आगे की तरफ जाने लगता है। और वो इस स्टैचू के पास में जाने के बाद अपनी मार्शल स्पिरिट को रिलीज करते हुए बोलता है कि मैं फैंग यून यहाँ पर फर्स्ट एम्परर को अपनी रिस्पेक्ट पे करता हूँ और मैं फर्स्ट एम्परर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे यहाँ पर अपनी आंखों को खोले और इस वर्ल्ड को अपना रिस्पॉन्स दे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो स्टैचू जो होता है वो एकदम से अपनी आंखों को ओपन कर लेता है, जो देखने के बाद वाइट टाइगर भी थोड़ा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है इतने साल बीत चुके हैं लेकिन जब भी ये ओल्ड मैन अपनी आंखों को खोलता है तो उस टाइम पर मुझे यहाँ पर एकदम से डर जो होता है वो फील होने लगता है। अगर एक बार इसके अंदर के सारे ट्रेजर मुझे मिल गए तो उसके बाद सबसे पहले मैं इस स्टैचू को ही तोड़ूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो फैंग यून होता है वो फर्स्ट एम्परर के स्टैचू के सामने बैठते हुए बोलता है कि जो एंशिएंट किंगडम है उसे एंशिएंट टाइम से ही जो 4 बड़ी पावर है उनके अंदर कंसिडर किया जाता है। लेकिन अब जो यंगर जनरेशन है उनका टैलेंट जो है वो ओल्ड जनरेशन की तरह नहीं रहा है, उनका जो टैलेंट है वो थोड़ा लीक होने लगा है। इसीलिए मैं वाइट टाइगर कैंप का कमांडर फैंग यून यहाँ पर एंसिस्टर से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वे यहाँ पर फॉर्मेशन को ओपन करें ताकि सभी लोग ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट कर पाए। और फैंग यून के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ से एकदम से बहुत ही पावरफुल ओरा जो होता है वो रिलीज होने लगता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन जो होती है वो ओपन हो जाती है। और फॉर्मेशन को ओपन होता हुआ देखकर जो फैंग यून होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। और वो खुश होते हुए बोलता है कि फॉर्मेशन तो ओपन हो गई, अब टाइम है एम्परर की को बाहर निकालने का।
और उस एम्पर की को देखते के साथ ही जो कमांडर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो एम्पर की है, जो कि यहाँ पर फर्स्ट एम्पर के द्वारा ही छोड़ा गया एक ट्रेजर है, जिसकी मदद से यहाँ पर जो ये फॉर्मेशन है इसे ओपन किया जा सकता है। लेकिन ये तो काफ़ी लंबे टाइम पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो फिर आखिर ये इसे कैसे मिली और क्या यही इसका ट्रम्प कार्ड है। और कमांडर जू ये सोच ही रहा होता है, तभी वाइट टाइगर जो होता है वो कमांडर जू से बोलता है कि कमांडर जू, मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस देना चाहूँगा कि तुम इस मैटर से पीछे ही रहना और हमें रोकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नाइट जो होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि जो फॉर्मेशन है वो एक्टिवेट हो चुकी है, तो इसीलिए ट्रायल के फर्स्ट राउंड को भी स्टार्ट किया जाता है। और जो जो यहाँ पर ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं या फिर जो ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई नहीं है, वे सभी के सभी यहाँ से पीछे हट जाए। और अब इस चीज़ को देखते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो एम्परर गार्डियन है। और इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो सीधे उस तरफ जाने लगता है और उस तरफ जाते हुए चिल्लाकर बोलता है कि सभी के सभी लोग पीछे हट जाओ। जो देखकर कमांडर जू जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारी सारी मेहनत जो है वो अब पूरी तरह से यूजलेस है, तुम इसे रोकने के लिए अब यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो गार्डियन नाइट जो होता है वो एकदम से कमांडर जू के सामने आ जाता है और उसके सामने आने के बाद उससे बोलता है, तुम इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। इस ट्रायल के अंदर केवल वही पर्सन पार्टिसिपेट कर सकता है जिसके पास में 8 ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट या फिर उससे ऊपर की मार्शल स्पिरिट हो। और इतना बोलते के साथ ही वो गार्डियन नाइट जो होता है वो कमांडर जू के ऊपर अटैक कर उसे पीछे की तरफ फेंकते हुए बोलता है कि जो भी यहाँ पर रूल को तोड़ने की कोशिश करेगा उसे यहाँ पर केवल डेथ पेनल्टी जो है वो दी जाएगी। जो सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और अब एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि इस हिसाब से तो जो केवल फैंग यून है वही क्वालिफाई है इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो आगे की तरफ आते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है कि इस ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए मैं भी पूरी तरह से क्वालिफाई हूँ। और अब किन्नान की मार्शल स्पिरिट को देखने के बाद जो कमांडर जू होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जो कि नान की मार्शल स्पिरिट थी वो केवल 6th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट थी, तो फिर आखिर ये कैसे 8 ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट बन गई। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो फैंग यून होता है उसे भी किन्नान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि डवान किंग ने यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट की यहाँ पर जो रियल ग्रेड थी उसे कैंसिल कर दिया था। लेकिन आखिर कैसे ही अपनी मार्शल स्पिरिट की ग्रेड को यहाँ पर कैंसिल कर सकता है। लेकिन कुछ भी हो, अब मैंने यहाँ पर सोच लिया है, सबसे पहले मैं इस बास्टर्ड को ही यहाँ पर ख़त्म करूँगा। और फैंग यून के इतना बोलते के साथ ही एकदम से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो एम्पर का स्टैचू होता है वो खुल जाता है और उसके अंदर से हम देखते हैं कि जो एम्पर की सोल होती है वो निकल कर बाहर आने लगती है। और अब एम्परर जो होता है वो उन सभी लोगों से बोलता है कि हज़ारों साल पहले जब मैं एम्परर बना था तो उस टाइम पर मुझे ये चीज़ जो थी वो रियलाइज़ हो गई थी कि आने वाली जनरेशन जो है उनका टैलेंट जो है वो थोड़ा बहुत लीक हो सकता है, तो इसीलिए इस कमी को पूरा करने के लिए मैंने एक सुप्रीम सीक्रेट मेथड का यूज कर जो मेरी क्यांग मास्टर मार्शल सोल थी उसे रिफाइन कर लिया था, जिस कारण से अब अगर कोई भी पर्सन उस मार्शल सोल को एब्जॉर्ब करता है तो उस मार्शल सोल को एब्जॉर्ब करने के बाद जो उसकी खुद की मार्शल सोल होगी वो उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, जिसके बाद उसके पास में 10th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल सोल जो है वो आ जाएगी। लेकिन चूंकि तुम दोनों के पास में ही यहाँ पर 8 ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल सोल है तो इसीलिए मैं तुम दोनों की पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशनों को देखूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारी पर्सनैलिटी को भी देखूंगा, जिसके बाद मैं यहाँ पर अपना डिसीजन जो है वो लूँगा। और अब फर्स्ट एम्परर की बातों को सुनने के बाद जो वाइट टाइगर होता है वो भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और वो कंफ्यूज होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, क्या जिसे सुप्रीम ट्रेजर कहा जाता है वो इस ओल्ड मैन की मार्शल सोल है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेजर था वो कुछ और नहीं बल्कि यहाँ पर मार्शल सोल है, लेकिन ये इनके लिए सुप्रीम ट्रेजर हो सकता है लेकिन मेरे लिए तो बस ये मेटल का पीस है। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं जो ये फैंग यून और जो वाइट टाइगर है इन दोनों को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो उसके बाद मेरी मार्शल सोल की यहाँ पर रियल आइडेंटिटी को एक्सपोज करना बेकार नहीं जाएगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो फर्स्ट एम्परर होता है वो फैंग यून से बोलता है कि फैंग यून, मैं जानता हूँ कि तुमने यहाँ पर एम्परर की को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है और उसी के साथ में तुमने यहाँ पर जो एंशिएंट आर्ट है उसे भी प्रैक्टिस किया है, इसीलिए तुम मेरे पास में आओ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि जो तुम्हारा हार्ट है वो पूरी तरह से प्योर है या नहीं।
और इतना बोलते के साथ ही उसका ध्यान जो होता है वो किन्नान के ऊपर जाता है और वो किन्नान को देखते हुए बोलता है कि क्या बात है डुआन किंग, तुमने तो यहाँ पर जो डीमन कोड रोब है उसे प्राप्त कर लिया है, जो कि गोल्डन हाउस के 7th फ्लोर पर रखा गया था। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यंगर जनरेशन के अंदर किसी ऐसे टैलेंटेड पर्सन को देख पाऊंगा जो कि इसे प्राप्त कर पाएगा। तुम्हारी क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर फैंग से ज़्यादा अच्छी है। और इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट एम्परर होता है उसे वहाँ पर कुछ महसूस होता है, जिसे महसूस करने के बाद वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इसने फियोनिक्स और जो ब्लैक टर्टल है उन दोनों को दोबारा से रिवाइव कर दिया है। और इतना सोचते के साथ ही फर्स्ट एम्परर जो होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और उसके सामने आते के साथ ही उससे बोलता है कि डुआन किंग, तुमने यहाँ पर जो एंशिएंट किंगडम है उसे प्रोटेक्ट किया है, इसीलिए एज ए रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें अपनी मार्शल स्पिरिट जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। तो क्या तुम मेरी मार्शल स्पिरिट को प्राप्त करने के लिए तैयार हो? जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उसे शाप मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जो है वो नहीं चाहिए। जो सुनते के साथ ही तो जो फर्स्ट एम्परर होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें मार्शल स्पिरिट नहीं चाहिए? क्या तुम जानते भी हो कि तुम यहाँ पर किस चीज़ को मना कर रहे हो? और अब एम्परर के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो डिसेबल होते हैं वो भी आपस में बातें करने लगते हैं और वे आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि क्या डुआन किंग यहाँ पर पागल हो गया है, उसके पास में केवल 8 ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट है, जिसके बदले में उसे यहाँ पर 10th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट मिल रही है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब जो फैंग यून होता है वो भी खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है, लेकिन चूंकि अब इसने मार्शल स्पिरिट को लेने से मना कर दिया तो अब फाइनली ये मेरी हो जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो फर्स्ट एम्परर से बोलता है कि फर्स्ट एम्परर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे गिव अप नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसने मुझे मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो दी है। और किन्नान की इस बात को सुनने के बाद तो हम देखते हैं कि एम्परर जो होता है उसे किन्नान के ऊपर और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर जो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट है वो मेरी मार्शल स्पिरिट से ज़्यादा अच्छी है? मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो तुम्हारी मार्शल स्पिरिट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल है और मैं यहाँ पर तुम्हारी मार्शल स्पिरिट जो है उसे केवल प्रेशर से ही कर्स कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो भी सीरियस हो जाता है और वो अपनी ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है कि क्या आप मेरी मार्शल स्पिरिट को कर्श करने की बात कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी 10th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट ऐसा कर पाएगी। और इतना बोलते के साथ ही अब वे दोनों जो होते हैं वो अपनी मार्शल स्पिरिट को वहाँ पर रिलीज कर देते हैं और जो एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि ठीक है, तो आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि आखिर 8 ग्रेड और 10th ग्रेड की मार्शल स्पिरिट के अंदर कितना बड़ा गैप होता है। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो केवल अभी 8 ग्रेड की है, लेकिन उसके बाद भी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कि तुम ऐसे ही चैलेंज कर सको। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो जगह जो होती है वो चेंज होने लगती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन होता है वो आ जाता है। और वो वहाँ पर आने के बाद उसे बोलता है कि ओल्ड एम्परर अपनी आंखों को खोलो और ध्यान से देखो, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ में कि तुम पंगा ले सको। और अब मार्शल स्पेंड्री पवेलियन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो एम्परर होता है उसकी भी हालत ख़राब होने लगती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो मार्शल स्पेंड्री पवेलियन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से वो पूरी जगह जो होती है वो दोबारा से चेंज हो जाती है, जहाँ पर कि जो एम्परर की सोल होती है वो आराम से खड़ी होती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइपल होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं, जिनमें से एक डिसाइपल जो होता है वो दूसरे वाले डिसाइपल से बोलता है कि आखिर एम्परर जो है उन्हें एकदम से क्या हो गया, वे अपनी एक ही जगह पर खड़े क्यों हो गए। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो पहले वाले से बोलता है कि मुझे लगता है कि ये एक दूसरे के साथ में डील कर रहे हैं, इसीलिए इस तरह से खड़े हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही एकदम से जो फर्स्ट एम्परर होता है वो घबराते हुए किन्नान के हाथों को पकड़ लेता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलता है कि लॉर्ड डुआन किंग, या सच में मैं यहाँ पर अंधा हो गया था, जो कि मैं यहाँ पर हकीकत को नहीं देख पाया। आपकी मार्शल स्पिरिट जो है वो मेरी मार्शल स्पिरिट के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए मैं अपने ऑफ़र को रिजेक्ट करता हूँ और मैं अपने लिए यहाँ पर किसी दूसरे सक्सेसर को ढूंढ लेता हूँ। लेकिन छोड़ो, मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझसे ज़्यादा अच्छे से तुम दूसरे सक्सेसर को ढूंढ सकते हो, तो इसीलिए मैं अपनी मार्शल सोल जो है वो यहाँ पर तुम्हें देता हूँ। तुम्हें यहाँ पर जो पर्सन भी अच्छा लगे तुम उसे ये मार्शल सोल जो है वो दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम ही इकलौते ऐसे पर्सन हो जो कि इस एंशिएंट किंगडम को एक अगले मुकाम पर लेकर जा सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो एम्परर होता है वो किन्नान को अपनी मार्शल सोल जो है वो दे देता है, जो देखकर तो जो बेचारा फैंग यून होता है उसका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फैंग यून होता है वो किन्नान के सामने आ जाता है और वो किन्नान के सामने आते हुए उसे बोलता है कि डुआन किंग, मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम्हारे पास में जो ये मार्शल सोल है ये मुझे दे दो,
जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो उससे बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि ये मार्शल सोल जो है वो मैं तुम्हें दे पाऊंगा, तो इसीलिए तुम इस बारे में भूल जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वाइट टाइगर होता है वो भी आगे आने लगता है, और वो आगे आते हुए किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग तुम इस चीज़ को यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते हो कि जो फर्स्ट एम्परर की मार्शल सोल है वो यहाँ पर किसे मिलेगी। और इतना बोलते के साथ ही जो वाइट टाइगर होता है वो अपनी रियल फॉर्म में आ जाता है, और वो अपनी रियल फॉर्म में आते हुए बोलता है कि चूंकि तुमने यहाँ पर फेंगी उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, तो इसीलिए लगता है कि मुझे फोर्सफुली तुमसे अभी ये यहाँ पर लेनी पड़ेगी। जो सुनते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो अपने अटैक को उसकी तरफ करते हुए उससे बोलता है कि वाइट टाइगर क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर डॉन किंग को रोक सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर जू होता है वो वाइट टाइगर को अपनी एनर्जी से बांध लेता है, और अपनी एनर्जी से उसे बांधते हुए बोलता है कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम यहाँ पर डॉन किंग को परेशान मत करो। जो सुनते के साथ ही जो वाइट टाइगर होता है वो कमांडर जू से बोलता है कि जू क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर रोक सकते हो। और इतना बोलते के साथ ही जो वाइट टाइगर होता है वो बहुत ही आसानी से कमांडर जू की जो एनर्जी होती है उसे काट देता है। जो देखने के बाद कमांडर जू जो होता है वो उससे बोलता है कि वाइट टाइगर मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और मैं अकेला तुम्हें यहाँ पर कभी भी नहीं रोक पाता, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फैन जियाओ जो होता है वो उसके ऊपर अटैक को कर देता है, और वो अटैक को करते हुए बोलता है कि वाइट टाइगर बैटल के दौरान तुम्हें हमेशा अपनी बैक जो है उसे डिफेंड करना चाहिए। और अब इस चीज़ को देखने के बाद वाइट टाइगर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, और वो कंफ्यूज होते हुए अपने मन में सोचता है कि फैंग जियाओ जो है वो आखिर यहाँ पर फियोनिक्स कैंप का साथ क्यों दे रहा है। और इतना सोचकर वाइट टाइगर जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर अपने लिए मदद जो है वो लेकर आए हो, लेकिन क्या तुमने ऐसा सोचा कि यहाँ पर केवल इकलौते तुम ही हो जो कि अपने लिए मदद जो है वो लेकर आ सकता है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो कमांडर जू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है ओ इसका मतलब यहाँ पर जो वाइट टाइगर है उसने ट्रेडिंग अलायंस जो है उसके साथ में अलायंस को बना लिया है। और उसके इतना बोलते कि शादी हमारा व्यू फैंग यून और किन्नान की फाइट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि फैंग यून जो होता है वो किन्नान की पावर को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि डैम इट डुआन किंग की स्ट्रेंथ जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा है। मैंने शुरू में सोचा था कि मैं डुआन किंग जो है उसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से हरा कर उसके पास में जो मार्शल स्पिरिट है वो ले लूँगा, लेकिन अब ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल लग रही है। और वो ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी एकदम से फैंग यून की बॉडी के अंदर से वाइट टाइगर का क्लोन जो होता है वो निकलने लगता है, जिसे देखने के बाद जो खुद किन्नान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और इस चीज़ को देखने के बाद जो खुद फैंग यून होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इस वाइट टाइगर की हिम्मत कैसे हो गई मेरे अंदर अपने क्लोन को डालने की। लेकिन छोड़ो, इस बारे में सोचकर अभी कोई फ़ायदा नहीं, मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर इस बच्चे को मारना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही जो फैंग यून होता है वो अपने अटैक को किन्नान की तरफ करते हुए बोलता है कि बास्टर्ड अब तुम मरोगे, और इतना बोलकर उसका अटैक किन्नान से टकराने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से कुछ जड़ें जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है, जो कि बाहर आते के साथ ही जो फैंग यून का अटैक होता है उसे रोक लेती है। और उसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर जो ड्रैगन अभी ट्री होता है वो आ जाता है, और वो वहाँ पर आते के साथ ही जो फैंग यून होता है उसके ऊपर गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि फैंग यून तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर डुआन किंग को मारने की कोशिश करने की। और वो इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी जो वाइट टाइगर होता है वो फैंग यून के साथ में अपनी जगह को शिफ्ट कर लेता है, और वो अब किन्नान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि क्या हुआ अगर तुम्हें ड्रैगन अबेज ट्री जो है वो यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा है तो, लेकिन उसके बाद भी आज वो जो है वो तुम्हें यहाँ पर मेरे हाथों से नहीं बचा पाएगा। और इतना बोलते के साथ ही वाइट टाइगर जो होता है वो सीधे जो कि नान होता है उसके ऊपर अपने पंजे से अटैक को करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके अटैक के बाद भी जो कि नान होता है वो उसी जगह पर खड़ा रहता है, और उसे खड़ा होते हुए बोलता है कि कितनी दुख की बात है कि तुम्हारी ये विश जो है वो कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। और अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो फिर तुम एक बार आसमान की तरफ क्यों नहीं देख लेते हो, आसमान की तरफ देखने के बाद तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन हो जाएगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फियोनिक्स और जो ब्लैक टर्टल होता है वो आ जाते हैं, और जो फियोनिक्स होता है वो बोलता है कि वाइट टाइगर क्या तुम्हारा हो गया। और उन दोनों को अब वहाँ पर देखने के बाद वाइट टाइगर जो होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि ये दोनों तो बहुत पहले ही मर चुके थे, तो फिर अभी तक भी ये जिंदा कैसे है। जो सुनते के साथ ही जो फियोनिक्स और ब्लैक टर्टल होता है वो उसके सामने आ जाते हैं, और जो फियोनिक्स होता है वो उसे बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोग बहुत ही पहले मर चुके थे, लेकिन शुक्र है डुआन किंग का जिसने ये हमें दोबारा से लाइफ में आने का मौका दिया। लेकिन जरा देखो तो तुम यहाँ पर जो हमारा सेवियर है उसे ही मारने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम्हें डुआन किंग तक पहुँचना है तो उससे पहले तुम्हें यहाँ पर हमसे होकर गुजरना होगा।
और उसके इस बात को सुनने के बाद तो वाइट टाइगर के होश ही गायब हो जाते हैं और वही शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, डुआन किंग मरे हुए को जिंदा कैसे कर सकता है और आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है। और वाइट टाइगर ये सोच ही रहा होता है तभी ब्लैक टर्टल और फियोनिक्स जो होते हैं वे उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो देखने के बाद वाइट टाइगर ट्रेडिंग अलायंस के लोगों से चिल्लाते हुए बोलता है कि ट्रेडिंग अलायंस की कल्टीवेटर हो, आखिर तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरा साथ दो। जो संते के साथ ही ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर जो होता है वो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए बोलता है कि वाइट टाइगर मास्टर प्लीज़ माफ़ कर देना, लेकिन मैं यहाँ पर जो दो गॉडली बीस्ट है उनका सामना नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही ट्रेडिंग अलायंस का मास्टर जो होता है वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से भाग जाता है, जो देखने के बाद तो जो वाइट टाइगर होता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इन बास्टर्डों के ऊपर मुझे यकीन ही नहीं करना चाहिए था। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो फियोनिक्स होता है वो उसे बोलता है कि वाइट टाइगर अगर तुम यहीं पर ही रुक जाते हो तो हम इस तरह से प्रिटेंड करेगी कि जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। तभी जो ब्लैक टर्टल होता है वो भी बोलता है कि हाँ वाइट टाइगर तुम्हें सारी की सारी चीज़ें जो है वो यहीं पर ही बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, तुम अभी भी वापस आ सकते हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब वाइट टाइगर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इतने लंबे सालों से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था ताकि मैं अपनी किस्मत जो है उसे हेवन के अगेंस्ट चेंज कर सकूँ। और तुम लोग कितनी आसानी से इस चीज़ को बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर गिव अप कर दूँ और इस सब चीज़ों को भूल जाओ जो कि मैंने इतने लंबे टाइम तक मेहनत कर कर किया था। और इतना बोलते के साथ ही वाइट टाइगर जो होता है वो अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर कि उसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वाइट टाइगर होता है वो सीधे जो फैंग्यून होता है उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, जो देखने के बाद फैंग्यून को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वाइट टाइगर जो होता है वो फैंग्यून को अपने हाथों में पकड़ लेता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि कमांडर जो जल्दी से डुआन किंग को बोलो कि उसके पास में जो एम्परर की मार्शल स्पिरिट है वो मुझे दे दे, नहीं तो मैं तुम्हारे इस प्यारे डिसाइपल को मार दूंगा। और उसकी इस चीज़ को सुनने के बाद फैंग्यून भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, हम लोग तो एक ही साइड थे ना। और उसके इतना बोलते कि शादी जो कमांडर जू होता है वो वाइट टाइगर से बोलता है कि वाइट टाइगर जरा देखो तो तुम यहाँ पर एक क्रिएटर का यूज कर कर मुझसे बोल रहे हो कि मैं यहाँ पर तुम्हें जो डुआन किंग के पास में मार्शल स्पिरिट है वो दे दूँ, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा। जो सुनते के साथ ही वाइट टाइगर जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं लगता कि इसके जैसा जो लूज़र है वो यहाँ पर जीना डिजर्व करता है, और अगर इसके जैसा एक लूज़र मर भी जाता है तो इस वर्ल्ड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इतना बोलते के साथ ही वाइट टाइगर जो होता है वो फैंग्यून को दबाना शुरू कर देता है, जो देखने के बाद फैंग्यून चिल्लाते हुए बोलता है कि मास्टर प्लीज़ मुझे बचाओ। जो सुनते के साथ ही अब जो कमांडर जू होता है वो भी वाइट टाइगर से चिल्लाते हुए उसे रुकने के लिए बोल देता है, जो देखने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि सीनियर क्या आप उसे बचाना चाहते हो, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं एम्परर की मार्शल स्पिरिट जो है वो उसे दे सकता हूँ। जो सुनने के बाद कमांडर जू से बोलता है कि डुआन किंग तुम्हारी काइंडनेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इस मैटर के अंदर तुम्हें इन्वॉल्व होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मैटर जो है वो पूरी तरह से मुझसे जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए मैं नहीं चाहता कि इसके लिए तुम यहाँ पर कुछ भी पे करो। और इतना बोलते के साथ ही जो कमांडर जो होता है वो वहाँ पर अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फैंग्यून से बोलता है कि फैंग्यून तुम मुझे आज भी अपना मास्टर मानते हो, तो इसीलिए मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें यहाँ पर मरने नहीं दूंगा। जिसे देखते के साथ ही अब जो फियोनिक्स होता है वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ये यहाँ पर अपनी जो फियोनिक्स फोर्स है उसे यहाँ पर अवेकन करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये फैंग्यून की बॉडी के अंदर अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट जो है वो डाल सके, क्योंकि ऐसा करने से ये जो वाइट टाइगर का क्लोन है उसे फैंग्यून की बॉडी के अंदर से ख़त्म कर देगा, लेकिन इसका यहाँ पर ब्लैक लैश भी पड़ेगा, चाहे कोई इनविजिबल क्यों ना हो, लेकिन वो भी इस ब्लैक लैश से नहीं बच सकता। और फियोनिक्स के इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि जो कमांडर जो होता है वो अपनी प्रिमोडियल स्पिरिट को जो फैंग्यून होता है उसकी बॉडी के अंदर डालकर उसे कंट्रोल करने लगता है, लेकिन इस चीज़ से हम देखते हैं कि जो कमांडर जू होते हैं उन्हें भी ब्लैक लैश पड़ता है और उनके हेयर जो होते हैं वो भी वाइट हो जाते हैं और वो ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं। जो देखते के साथ ही फैंग्यून जो होता है वो भी कमांडर जू के पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए बोलता है कि मास्टर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलत था। और इतना बोलकर जो फैंग्यून होता है वो अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर पूरा वर्ल्ड मेरे खिलाफ था और सभी लोगों ने मेरे लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन उस टाइम पर भी जो मास्टर है उन्होंने फॉरबिडन टेक्निक का यूज कर कर मुझे बचाया और अपनी लाइफ को भी रिस्क में डाल दिया। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि कमांडर जू ने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा था, मैं इस मैटर के अंदर कुछ भी नहीं कर सकता था, ये सारा का सारा मैटर जो था वो कमांडर जू का था।
और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो फियोनिक्स होता है वो व्हाइट टाइगर की तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है और वो अटैक करते हुए बोलता है कि व्हाइट टाइगर क्या तुम अभी भी पीछे नहीं हटोगे। जो सुनते के साथ ही व्हाइट टाइगर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर पीछे हट जाऊँ अपनी किस्मत को चेंज करने के लिए। मैं इतने लंबे टाइम तक मेहनत करता रहा, तुम जो सोच भी नहीं सकते कि मैंने क्या क्या किया होगा। और अब अपनी इतनी मेहनत को करने के बाद मैं यहाँ से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता, इसके अच्छा मैं यहाँ पर मरना पसंद करूँगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वाइट टाइगर होता है वो वहाँ पर वाइट टाइगर अनसील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। जो देखते के साथ ही फियोनिक्स भी शॉक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या ये किसी प्रकार की फॉरबिडन टेक्निक है, क्योंकि इस टेक्निक का इस्तेमाल करते के साथ ही इसकी कल्टीवेशन जो है वो एकदम से हाफ स्टेप प्रोटैगनिस्ट रियलम पर पहुंच चुकी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वाइट टाइगर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर डॉन किंग को मारूंगा और उसके पास में से जो मार्शल स्पिरिट है वो लेने के बाद मैं तुम सभी को भी एक एक कर कर मारूंगा। और इतना बोलते के साथ ही जो वाइट टाइगर होता है वो किन्नान के ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसे कि किन्नान अपने हाथों से डिफेंड करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो फर्स्ट एम्परर का स्टैचू होता है वो दोबारा से अपनी आंखों को ओपन कर लेता है और अपनी आंखों को ओपन करने के बाद वो वाइट टाइगर से बोलता है कि वाइट टाइगर आखिर तुम ऐसा कर क्यों रहे हो। जो सुनते के साथ ही वाइट टाइगर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में स्टोन की तरफ देखते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन क्या तुम मरने के बाद भी मुझे कंट्रोल करना चाहते हो। सबसे पहले मैं यहाँ पर तुम्हारे ही इस स्टैचू को डिस्ट्रॉय करूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुमसे सबसे ज़्यादा नफरत है। और इतना बोलते के साथ ही वाइट टाइगर जो होता है वो स्टैचू के ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही जो फर्स्ट एम्परर होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर डीमन तालिस्मान का यूज करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो उन डीमन तालिस्मानों के अंदर बहुत ही आसानी से वाइट टाइगर को बांध लेता है। और वाइट टाइगर को बांधने के बाद फर्स्ट एम्परर जो होता है वो उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि अगर तुम हाफ स्टेप प्रोटैगनिस्ट रियलम पर पहुंच चुके हो तो तुम बहुत पावरफुल हो गए। जो सुनते के साथ ही वाइट टाइगर जो होता है वो उसे में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास जो है वो करना बंद करो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो आकर मुझसे फाइट क्यों नहीं करते। और इतना बोलते के साथ ही वाइट टाइगर जो होता है वो अपनी शॉल को अपनी बॉडी से बाहर निकाल लेता है। जो देखने के बाद जो लुंगू होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये डॉन किंग की बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना चाहता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वाइट टाइगर जो होता है वो किन्नान की बॉडी के अंदर चला जाता है और उसकी बॉडी के अंदर जाते हुए बोलता है कि अब जो तुम्हारी बॉडी है वो मेरी होने वाली है। और अब इस चीज़ को देखकर जो थर्ड प्रिंस होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि डैमिट उसने डॉन किंग की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि वाइट टाइगर जो होता है वो किन्नान की बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और उसके ऊपर कंट्रोल करने के बाद वो बोलता है कि शुक्रिया मुझे इतनी पावरफुल बॉडी दिलवाने के लिए, अब तुम में से यहाँ पर कोई भी नहीं बचने वाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो किन्नान की सी ऑफ कॉन्सेसनेंस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो मिरर होता है वो आ चुका होता है, जिसे देखने के बाद वाइट टाइगर बोलता है कि आखिर ये क्या है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मिरर के अंदर से वो लड़की जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है और वो बाहर आने के बाद उसे बोलती है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वाइट टाइगर की सोल होती है वो भी किन्नान की बॉडी से बाहर निकल जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो दोबारा से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल को पा लेता है और वो कंट्रोल को पाने के बाद उससे बोलता है कि इस चीज़ को जानकर तुम यहाँ पर क्या ही करने वाले हो, क्योंकि वैसे भी तुम मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट एम्परर होता है वो किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या इसे मैं संभाल सकता हूँ। जो सुनने के बाद किन्नान भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। जो सुनते के साथ ही जो एम्परर होता है वो वाइट टाइगर को वहाँ पर सील करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि कुछ ही पल में वो उसे पूरी तरह से सील कर लेता है और उसे सील करने के बाद उसे बोलता है कि अब तुम यहाँ पर कंट्री को प्रोटेक्ट करने में मेरा साथ दोगे। और अब वाइट टाइगर की ऐसी हालत को देखकर जो फियोनिक्स होता है वो बोलता है कि मुझे लगता है कि यही चीज़ इसके लिए सबसे बेस्ट एंडिंग थी। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो सभी लोगों की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो ये मैटर जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, तो अब यहाँ पर टाइम आ चुका है फर्स्ट एम्परर की जो मार्शल स्पिरिट है वो यहाँ पर सही पर्सन को देने का। जो सुनते के साथ ही अब जो लुंगू होता है वो किन्नान के चारों तरफ कूदने लगता है और वो कूदते हुए बोलता है कि किन्नान प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, प्लीज़ किन्नान ये मुझे दे दो। जो देखने के बाद अब किन्नान जो होता है वो खुद से लुंगू को दूर करते हुए बोलता है कि तुम एक बीस्ट हो, तो फिर आखिर तुम्हें यहाँ पर जो एम्परर की मार्शल स्पिरिट है वो क्यों चाहिए। क्या तुम यहाँ पर खुद की बॉडी से गिव अप कहना चाहते हो। मुझे लगता है कि यहाँ पर तुम्हारी बॉडी ज़्यादा अच्छी है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो बेचारे लुंगू को वहीं पर ही पीट कर घेर देता है और उसे घेरने के बाद अब वो थर्ड प्रिंस से बोलता है कि ओवर हाइनेस मुझे लगता है कि ये मार्शल स्पिरिट जो है वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए ही सूटेबल है।
जो सुनने के बाद जो थर्ड प्रिंस होता है वो भी उस मार्शल स्पिरिट को ले लेता है और उस मार्शल स्पिरिट को लेने के बाद वो किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग, मैं तुम्हारी इस काइंड न्यूज़ का कभी भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ फ्यूचर में चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए या फिर मुझे कैसे भी खतरे का सामना करना पड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हारा साथ जो है वो ज़रूर दूंगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो फियोनिक्स कैंप का जो डोजो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान को देखते हैं जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। और वो कल्टीवेशन को करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो फ्लड ओशन है वो आधे महीने बाद ओपन होने वाला है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी ताकि मैं एडवांस कर सकूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वैंग लाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग, तुम्हारे लिए मेरे पास में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, तुमने यहाँ पर हिडन ड्रैगन रैंकिंग के अंदर आ चुके हो। जो सुनने के बाद किन्नान पूछता है कि आखिर ये हिडन ड्रैगन रैंकिंग क्या है। जो सुनते के साथ ही जो वैंग लाओ होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुमने इसके बारे में आज से पहले कभी भी नहीं सुना, ये ट्रेडिंग अलायंस की रैंकिंग लिस्ट है जिसके अंदर आने के लिए तुम्हारे पास में कम से कम 8 ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए और तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो मार्शल सैक्रेड रियलम से नीचे होनी चाहिए। और अगर बात की जाए तुम्हारी रैंकिंग की तो तुम 33 रैंकिंग पर आते हो। जो सुनते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी मुस्कुराते हुए अपनी मन में सोचता है कि अपनी इतनी स्ट्रेंथ के साथ में भी मैं 33 रैंक पर हूँ, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर काफ़ी सारे जीनियस मौजूद है, तो लगता है कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर मुझे काफ़ी सारे जीनियसों का सामना करने के लिए मिलेगा। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही जो वैंग लाओ होता है वो किन्नान से बोलता है कि एक और न्यूज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो क्राउन प्रिंस है वो यहाँ पर अपनी किस्मत जो है उसे हेवन के अगेंस्ट चेंज करने वाले हैं, तो क्या आप उस सेरेमनी को देखना चाहोगे। जो सुनने के बाद किन्नान भी हाँ बोल देता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो इम्पेरियल पैलेस का जो गार्डन होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है उसे संभाल रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पर वैंग लाओ जो होता है वो भी किन्नान को लेकर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद वो बोलता है कि अभी सेरेमनी जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, इसीलिए यहाँ पर हेवन सॉर्टिंग फॉर्मेशन जो है वो बनाई जा रही है ताकि जो फर्स्ट प्रिंस है वो यहाँ पर के बिना किसी प्रॉब्लम के अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे चेंज कर पाए। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो बोलता है कि क्या वो मार्शल स्पिरिट को रिप्लेस करने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो फैंग्यून होता है वो उसको बताता है कि मार्शल स्पिरिट को रिप्लेस करना ये हेवन के खिलाफ है और हेवन ने इस चीज़ को बैन किया है, और अगर उन्हें इस बारे में पता लगा तो हमें बहुत ही बुरी तरह से पनिश भी किया जा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर इस फॉर्मेशन का यूज किया जा रहा है ताकि उन्हें पता ना लग सके। और उसके इतना बोलते कि शादी हम एम्परर को देखते हैं जो कि उस फॉर्मेशन के अंदर अपनी पावर को डालने लगता है और हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन जो होती है वो धीरे धीरे कर उस पैलेस को पूरी तरह से घेर लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन के कारण वहाँ पर जो फियोनिक्स और जो फैंगिन होता है उन दोनों की हालत भी ख़राब होने लगती है। और जो फियोनिक्स होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्राउन प्रिंस जल्दी से यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट जो है उसे रिप्लेस कीजिए, क्योंकि इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड तक ही रोक पाएंगे। जो सुनते के साथ ही क्राउन प्रिंस बोलता है कि मेरे लिए 10 सेकंड काफ़ी होने वाले हैं, और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर जो उसकी खुद की मार्शल स्पिरिट होती है उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसे डिस्ट्रॉय करते के साथ ही जो फर्स्ट एम्परर की मार्शल स्पिरिट होती है उसे एब्जॉर्ब करने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि आसमान में एक अजीब सा क्रिएचर दिखने लगता है, जो देखने के बाद जो फैंग्यून होता है वो किन्नान को बताता है कि ये हेवन की विल है। और उनके इतना बोलते ही हम थर्ड प्रिंस को देखते हैं जो कि सक्सेसफुली मार्शल स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता है। जो देखने के बाद किन्नान बोलता है कि वो सक्सेसफुल हो गया। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो थर्ड प्रिंस होता है उसके पीछे फर्स्ट एम्परर की मार्शल सोल जो है वो आ जाती है, जो कि 10th ग्रेड अर्थ रैंक की होती है। जिसके बाद अब थर्ड प्रिंस जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि डुआन किंग, तुमने यहाँ पर मुझे 10th ग्रेड अर्थ रैंक की मार्शल स्पिरिट जो थी वो दी थी, तो इसीलिए शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें ये लो डिफाइंग QI जो है वो दे रहा हूँ। लेकिन अगले 3 सालों के लिए मैं डीप स्लीप के अंदर जाने वाला हूँ ताकि जो मेरी मार्शल स्पिरिट है ये मेरी बॉडी के साथ में पूरी तरह से मर्ज हो सके, और उसके बाद जैसे ही मैं उठूँगा तो मैं सबसे पहले तुमसे मिलने के लिए आऊँगा। और इसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो भी उस लो डिफाइंग QI को ले लेता है, और जैसे ही उसे देखता है तो वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इसे देखते के साथ ही जो मेरी प्रिमोडियल स्पिरिट है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गई है। और इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो उस लो डिफाइंग QI को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जो फैंग्यून होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में ये रियल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि किन्नान जो होता है वो हवा में फ्लाई करने लगता है, जो देखने के बाद फैंग्यून शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो एक ही पल में मार्शल हाइनेस रियलम के 5th लेवल पर पहुंच गया।
और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो कि नान होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि सच में जो लो डिफाइंग क्यों आई है ये तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि इसने यहाँ पर मुझे ब्रेक थ्रू ही नहीं कराया बल्कि इस लॉ डिफाइंग क्यूआई ने यहाँ पर जो मेरी प्रमोडियल स्पिरिट और जो मेरी मार्शल हाइनेस पावर थी उन दोनों को मिलाकर यहाँ पर कलरफुल क्रिस्टल जो है वो भी बना दिए है। और इतना सोचने के साथ ही अब जो कि नान होता है वो फैंग्यून से बोलता है कि फैंग्यून मैं कल्टीवेशन करने के लिए चाह रहा हूँ, तो इसीलिए तुम यहाँ का ध्यान रखना। जो सुनने के बाद फैंग्यून भी उसे ठीक है कैप्टन बोल देता है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो कल्टीवेशन हॉल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जो कि नान होता है वो बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है, जहाँ पर कि उसका युवान स्टोन का जो बैग होता है वो पूरी तरह से खाली हो चुका होता है। जो देखने के बाद किन्नान अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ पर मिलियनों युवान स्टोन जो है उन्हें ऑब्जर्व कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी मार्शल स्पिरिट जो है वो 9th लेवल पर नहीं पहुँच पाई, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे अभी यहाँ पर और भी काफ़ी सारे प्राइमरी स्टोन जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ठीक है, जैसे ही जो वर्मिलियन बर्ड और जो ब्लैक टर्टल है वो रिकवर हो जाएगी तो मैं उनसे बोलूँगा ताकि वे मेरे लिए प्राइमरी स्टोन जो है वो कलेक्ट कर सके। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही उसे किसी पर्सन का मैसेज आता है जो कि किन्नान से बोलता है कि किन्नान जल्दी से जो ट्रेडिंग अलायंस का नॉर्थ का रोड है वहाँ पर आओ, और मैंने यहाँ पर जो लुंगू है उसे भी बुलाया है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो कि नान होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो शीमा कोंग है, मैं पिछले काफ़ी लंबे टाइम से इससे नहीं मिल पाया क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, लेकिन लगता है कि इस बार वहाँ पर जाना होगा। और किन्नान के इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो वाइट टाइगर सिटी के अंदर आ चुका होता है, जहाँ पर कि उसका ध्यान जियाओ जी के ऊपर जाता है जो कि एक ओल्ड मैन के पास में खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो जियाओ जी है जिसने कि फैन क्लैन के अंदर आने के बाद मुझे फैन क्लैन और जी क्लैन के यहाँ पर सच्चाई के बारे में बताया था। और इतना सोचते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो जियाओ जी के पास में आ जाता है, और वो जियाओ जी के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि जियाओ जी तुम कैसे हो। जो सुनने के बाद जियाओ जी भी उसकी तरफ देखने लगता है और उसे बोलता है कि तुम कौन हो। जो सुनने के बाद किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि जियाओ जी हम लोग जो थे वो ट्रेडिंग अलायंस की जो 9th सिटी थी उसके अंदर मिले थे, लेकिन इस बात को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तुम्हें याद नहीं होऊंगा। जो सुनने के बाद जियाओ जी जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सच बताओ तो मुझे इस बारे में याद नहीं है कि हम लोग पहले कब मिले थे, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम जो है वो करना है, तो इसीलिए फिर कभी हम पुराने दिनों के बारे में बात करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ जी जो होता है वो वहाँ पर बैठे हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर स्वॉर्ड मास्टर मैं आपकी स्वॉर्ड जो है उसे बाय करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास में केवल 70,000 ही प्राइमरी स्टोन है, तो इसीलिए सीनियर क्या आप प्लीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट जो है वो नहीं दे सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो उसे मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हारे पास में यहाँ पर इनफ प्राइमरी स्टोन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारी किस्मत नहीं है कि तुम इस स्वॉर्ड को ले सको, तो इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जी होता है वो भी थोड़ा सा उदास हो जाता है, और वो उदास होते हुए बोलता है कि सीनियर आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद मेरी ये किस्मत ही नहीं है कि मैं इस स्वॉर्ड को प्राप्त कर पाऊँ। और अब सीनियर स्वॉर्ड मास्टर सुनते के साथ ही जो कि नान होता है उसे कुछ याद आने लगता है, और वो याद करते हुए बोलता है कि जब मैं जियांग वांग सिटी थी उसके अंदर एंशिएंट गैम्बलिंग शॉप के अंदर गया था तो वहाँ से मुझे 3 ट्रेजर जो थे वो मिले थे, जिसमें से कि एक स्वॉर्ड मैनुअल भी था जिसे कि एक डिवाइन स्वॉर्ड मास्टर जो था उसके द्वारा क्रिएट किया गया था। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो जियाओ जी से बोलता है कि जियाओ जी तुम्हें यहाँ पर उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारी किस्मत है कि तुम इस स्वॉर्ड को प्राप्त करोगे। और इतना सोचते के साथ ही जो कि नान होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर स्वॉर्ड मास्टर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोअर डिजर्ट के अंदर गए थे तो क्या वहाँ पर आपने किसी स्वॉर्ड मैनुअल को छोड़ा था जो कि फायर से रिलेटेड था। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो भी किन्नान को हाँ बोल देता है। जो सुनने के बाद किन्नान हंसते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर के एक्सीडेंटली मैंने वे सभी स्वॉर्ड मैनुअल जो थे वो प्राप्त कर लिए थे, और मैं जानता हूँ कि आपने उनके अंदर अपनी पूरी लाइफ का स्वॉर्ड एक्सपीरियंस जो था वो लिखा हुआ था, लेकिन मैं यहाँ पर सबर की प्रैक्टिस करता हूँ तो इसीलिए वे मेरे लिए सूटेबल नहीं थे, इसीलिए मैंने वे दूसरे पर्सन से ट्रेड कर लिए। और गाइस इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सबर और जो स्वॉर्ड होते हैं वो दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन स्वॉर्ड के दोनों तरफ धार होती है और सबर की केवल एक तरफ धार होती है। लेकिन जो सबर होता है वो बोलने में मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो इसीलिए मैं उसे स्वॉर्ड ही बोलता हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पर समझाने के लिए मैंने इसे सबर बोला तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे समझ पाओगे।
और अब किन्नान की बातों को सुनने के बाद वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ पर एक जूनियर से मिलूंगा जो कि यहाँ पर लोअर डिजर्ट से ही होगा, और चूंकि तुम लोअर डिजर्ट से ही बिलोंग करते हो तो इसीलिए मैं तुम्हें ये 70,000 प्राइमरी स्टोन में ही सेल करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियाओ जी होता है वो उसका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये शॉर्ट सेल करने के लिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं देख सकता हूँ तुम्हारे चारों तरफ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रहा है, तो क्या तुम वही एंशिएंट किंगडम के फेमस पर्सन हो। जो सुनते के साथ ही जो किन्नान होता है वो खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए उस ओल्ड मैन से बोलता है कि सीनियर मेरा नाम डुआन किंग है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना ज़्यादा फेमस हूँ। और अब किन्नान के इतना बोलते कि शादी हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।